निकोबार का शाब्दिक अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि, है ना। इसलिए क्योंकि अंडमान निकोबार में जो आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ के जो मूल लोग होते हैं, मूल निवासी, वो ज़्यादातर निर्वस्त्र होते हैं, तो इसलिए इसे निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? अंडमान निकोबार वास्तव में बंगाल की खाड़ी में, ये भारत है, भारत के पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में एक जलमग्न पर्वत है, यानी जल में डूबा हुआ पर्वत है। उस पर्वत के शिखर यानी शीर्ष भाग कहीं कहीं सागर सतह से ऊपर निकल गए हैं। इन्हीं ऊपर निकले हुए भागों को मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, यहां पर बंगाल की खाड़ी में जगह जगह पर द्वीप निकले हुए हैं। वास्तव में ये द्वीप की तरह न होकर पर्वत के शिखर की तरह दिखाई देंगे। जब भी आप किसी द्वीप को देखेंगे तो किसी न किसी पर्वत की शिखर की तरह दिखाई देगा, जैसे लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कोई पर्वत डूबा हुआ है और जगह जगह उसके शिखर निकले हुए हैं। यही कारण है कि जो अंडमान निकोबार है वहां पे कई पर्वत चोटियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा माउंट थुलियर, सैडल पीक, जबकि लक्षद्वीप पर कोई पर्वत चोटी नहीं पाई जाती, है ना। लेकिन अंडमान निकोबार के अधिकतर द्वीपों पर पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। कुछ पर्वत चोटियां तो 750 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर तक ऊंची हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंडमान निकोबार समुद्र में डूबा हुआ एक पर्वत है और उसी का शीर्ष भाग आपको दिखाई दे रहा है। हिमालय जब दिहंग गार्ज, यहाँ पे दिहंग गार्ज है यानी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया गार्ज है हिमालय में, उसी के पास हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय को पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं, और मिजोरम से दक्षिण में जब ये निकलता है हिमालय, तो मिजोरम के दक्षिण में म्यांमार देश में चला जाता है। म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा पर्वत कहते हैं। अराकान योमा पर्वत के पूर्वी भाग में ही यहाँ पे इरावदी नदी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, यहाँ पर इरावदी नदी प्रवाहित होती है। जो अराकान योमा है इरावदी नदी के डेल्टा के पास ही जलमग्न हो जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी में अंदर चला जाता है दक्षिण की तरफ, और बंगाल की खाड़ी में जगह जगह उसके शिखर समुद्र सतह से ऊपर उठ गए हैं, जिससे एक द्वीप का निर्माण हो गया है ना। ये द्वीप उत्तर से दक्षिण की तरफ एक सक्रिय श्रृंखला में दिखाई देता है, यानी क्रमबद्ध रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देता है, एक सक्रिय श्रृंखला में, है ना। उत्तरी द्वीपों को हम अंडमान कहते हैं और दक्षिणी द्वीपों को हम निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से 6.4 n मतलब उत्तरी अक्षांश, 6.4 उत्तरी अक्षांश यानी भारत की दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पे जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 13.3 n। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6.4 अक्षांश से लेकर 13.3 उत्तरी अक्षांश तक। इस अक्षांशीय विस्तार के बीच अंडमान निकोबार के कुल 572 द्वीप हैं। कितने टोटल द्वीप हैं यहाँ पे? 572 द्वीप हैं, और इन 572 द्वीपों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो है 8,249 वर्ग किलोमीटर। इस सम्मिलित क्षेत्रफल यानी 8,249 वर्ग किलोमीटर का जो 84% भाग है उस पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से नारियल के वृक्ष और जो तटीय वृक्ष होते हैं जैसे मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे नारियल के वृक्ष काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी वर्षा वन के वृक्ष होते हैं जैसे आबनूस, महोगनी वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर 572 द्वीपों में से केवल 38 द्वीपों पर आबादी रहती है ना। और ये जो आबादी है, यहाँ के मूल लोग, जो इस आबादी में जो यहाँ के मूल लोग हैं वो हैं ओंग, जारवा, सेंटिनली और शैम्पेन। इस द्वीप समूह में एक सेंटिनली नाम का एक यहाँ पे द्वीप भी है जो लिटिल अंडमान के पश्चिम में पड़ता है। लिटिल अंडमान के ठीक पश्चिम में
सेंटिनली नाम का यहाँ पे एक द्वीप भी है ना। तो ये यहाँ की स्थानीय जनजातियां हैं जो निर्वस्त्र रहती हैं। अंडमान निकोबार में लोकल लोग बहुत पुराने हैं, मतलब संस्कृति और सभ्यता की विकास की मूल धारा में शामिल नहीं है, बल्कि ये अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को बचाए हुए हैं, है ना, शहरी सभ्यता में शामिल नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान में जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पूरे अंडमान निकोबार का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक गतिविधि वहीं से संपन्न होती है, दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर से। इसके अलावा जो टूरिज्म का विकास हुआ है, टूरिज्म का विकास भी अंडमान में सबसे ज्यादा दक्षिणी अंडमान द्वीप पे ही हुआ है। अभी थोड़ी देर में जब मैं अलग अलग द्वीपों का वर्णन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि दक्षिणी अंडमान द्वीप न केवल प्रशासनिक बल्कि वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिहाज से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शहरी विकास यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है यानी मूल पॉपुलेशन, वो इस शहरी विकास में शामिल नहीं है। आज भी वो जंगली क्षेत्रों में समुद्र तट के किनारे रहती है और उनका मुख्य काम होता है वहां पे मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना, और उसमें से कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो नग्न रहती हैं। जब आप अंडमान निकोबार कभी घूमने जाएंगे तो मुख्य रूप से आप दक्षिणी अंडमान पे ही जाएंगे और कहीं ऐसी गतिविधि नहीं है ज्यादा। तो दक्षिणी अंडमान पे जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ के लोग सब बाहर से ही आए हैं, है ना। जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आई तो उसमें से पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए। तो डचों ने इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर पूर्वी भाग में, ये पूरा क्षेत्र क्या है, दक्षिणी भाग में इंडोनेशिया है। तो डचों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। वो मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों में ही लिप्त थे, जैसे मसाला खरीदकर अपने देश में बेचना। यहाँ से सस्ता मसाला खरीदते थे डच लोग और अपने देश में जाकर बहुत ही महंगे दाम में उसे बेचते थे, उन्हें फायदा होता था, इसीलिए इसे मसाला द्वीप कहते थे। इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, हालांकि यहाँ पे स्पाइस आइलैंड नाम से एक स्पेशल द्वीप भी है, लेकिन पूरे इंडोनेशिया के द्वीपों को हम मसाला आइलैंड कहते हैं। तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पे गतिविधियां, डचों के आने के बाद अंग्रेजों ने भी यहाँ पे गतिविधियां प्रारंभ की, लेकिन लास्ट में ये तय हुआ कि डच यहाँ पर राज करेंगे इंडोनेशिया के द्वीपों पर और भारत अंग्रेजों का होगा। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, न केवल व्यापार के मामले में बल्कि धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीतिक और प्रशासनिक विस्तार भी भारत में कर लिया। उसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और उसे एक महत्वपूर्ण प्लेस बनाया, न केवल अपने घूमने फिरने के लिहाज से बल्कि यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सी जेल स्थापित की जिसका नाम था सेलुलर जेल। आज अगर आप जाएंगे उसे देखेंगे तो वास्तव में रूह कांप जाती है कि वो किस तरह से बनाया गया है। तो यहीं पर सेलुलर जेल भी दक्षिणी अंडमान द्वीप पे ही है जहां पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी है ना। तो यहाँ पे लोकल लोग नहीं रहते हैं जब आप घूमने जाएंगे, क्योंकि लोकल लोग इसलिए नहीं है क्योंकि अंग्रेजों ने ही इस पर कब्जा किया। जो लोकल लोग हैं वो केवल वही है, ओंग, जरवा, सेंटिनली या फिर शैम्पेन। बाकी लोग भारत से गए हुए हैं। यहां से जब आप किसी से पूछेंगे आप कहां से हैं यहाँ पे, तो कोई कहेगा मैं कानपुर से हूं, कोई कहेगा मैं तमिलनाडु से हूं, कोई कहेगा मैं कर्नाटक से हूं। यानी सब रोजगार, व्यवसाय या पेशा। मैंने कहा ना यहाँ पे टूरिज्म का विकास काफी ज्यादा हुआ है, तो टूरिज्म ही यहाँ का मुख्य पेशा है, यहाँ का मुख्य वाणिज्यिक गतिविधि है। तो टूरिज्म में बहुत से लोग वहां पे जॉब पाते हैं, इसलिए भारत से जाकर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के अंतर्गत मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। इसमें से जो 10 डिग्री चैनल है यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो जल मार्ग है यानी 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है ना। अंडमान द्वीपों को अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो इसके अंतर्गत कुल 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसी तरह से याद कर लीजिए, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, यानी एक तो उत्तरी है, उसके दक्षिणी है और बीच में एक मध्य है ना। तो उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, और जो सबसे दक्षिण में उसे कहते हैं लिटिल अंडमान, है ना। ये है लिटिल अंडमान यहां। तो अंडमान द्वीप समूह के बारे में पहले जानते हैं। अंडमान का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो है उत्तरी अंडमान। मैं कहा अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप क्या है? उत्तरी अंडमान। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। ये उत्तरी अंडमान के ठीक यहां उत्तर में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप के उत्तर में ही म्यांमार का कोको द्वीप है, इस पर म्यांमार का अधिकार है। जैसे कि अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे ये अंडमान द्वीप है, तो इसके उत्तर में यहाँ पे म्यांमार का कोको द्वीप है ना। तो लैंडफॉल के उत्तर में यहाँ का
कोको द्वीप म्यांमार का, और इसके बीच में जो जलमार्ग है उसको हम कहते हैं कोको जलमार्ग, यानी कोको चैनल। यानी कोको चैनल लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से, म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी उसे कहते हैं सैडल पीक। क्या कहते हैं? सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है 738 मीटर। सैडल पीक की ऊंचाई है। किस पर है? उत्तरी अंडमान पर ही स्थित है। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का मध्य अंडमान, ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। उसके दक्षिण में दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान ही अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है क्योंकि यहाँ पे न केवल यहाँ की राजधानी है बल्कि पर्यटन और वाणिज्यिक गतिविधियां भी यहीं पे सबसे ज्यादा डेवलप हुई हैं। यहीं पर सेलुलर जेल भी है। दक्षिणी अंडमान है ना। दक्षिणी अंडमान के यहाँ पूर्वी में आपको 2 द्वीप दिखाई दे रहे होंगे। पूर्वी भाग में आपको यहाँ पर 2 द्वीप दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से जो उत्तर वाला द्वीप है, एक है यहाँ पे हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक। इसके पूर्व में 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। हैवलॉक, दूसरा है नील आइलैंड या नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, और तीसरा है यहां पर रॉस। यहां पर है, ये बिल्कुल निकट है पोर्ट ब्लेयर के। इसको हम कहते हैं रॉस आइलैंड। हाँ, ये पोर्ट ब्लेयर के बिल्कुल यहाँ पूर्व में है रॉस आइलैंड। ये तीनों वास्तव में पर्यटन की गतिविधि के लिहाज से सबसे अच्छे द्वीप माने जाते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि भारत में जो स्वर्ग है वो कश्मीर घाटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तब कहा जाता था जब लोग अंडमान नहीं पहुंचे थे। ये कब कहा गया था? मध्यकाल में कहा गया था। जब आप अंडमान पहुंच जाएंगे तो आप कहेंगे कि कश्मीर घाटी तो नहीं है, लेकिन कश्मीर घाटी से कम भी नहीं है। ये हालांकि खूबसूरती के लिहाज से उससे कम नहीं, लेकिन ये समुद्री क्षेत्र है ना। यहाँ पे खूबसूरती तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगर आप कभी भी आप अंडमान घूमने जाएंगे तो आप पोर्ट ब्लेयर सबसे पहले फ्लाइट आपकी उतरती है और वहां से पोर्ट ब्लेयर से आप जाते हैं हैवलॉक आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर केवल एक राजधानी है, वहां घूमने फिरने लायक बहुत अच्छी जगह नहीं है। लेकिन जब आप वहां से हैवलॉक आइलैंड पे पहुंचेंगे तो 1 दिन 2 दिन वहां पे जब भी बिताएंगे तो हैवलॉक आइलैंड एक वास्तव में धरती पर स्वर्ग जैसा है, सबसे खूबसूरत है। तो ये जो तीनों द्वीप हैं, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और रॉस आइलैंड, ये बहुत ही खूबसूरत हैं और अपने जो आकर्षक तटों के चलते दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत अलग अलग देशों के लोग आपको यहाँ पे घूमते फिरते हुए मिल जाएंगे। हैवलॉक आइलैंड पे एक बीच है, राधानगर बीच। राधानगर बीच हमारे देश का ही नहीं, एशिया का टॉप 5 बीच में शामिल है राधानगर, और हमारे देश का वो सबसे खूबसूरत बीच है। अगर आप राधानगर बीच को अगर देखना चाहें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपके पीछे ये जो द्वीप है ना, ये राधानगर बीच है। यहाँ पे बगल में एक पहाड़ी है और यही मेन बीच है राधानगर। ये बहुत बड़ी है, मतलब लगभग 3-4 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। ऐसे समुद्र के किनारे किनारे आप लोग। एक अच्छा बीच क्या होता है? एक अच्छा बीच वो होता है जो कि छिछला होता है। बहुत दूर तक भी आप तैरते हुए चले जाएं तो बहुत ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। उन्हीं बीच को अच्छा माना जाता है जो बहुत दूर तक छिछले होते हैं। तो छिछले होते हैं तो अगर आप बहुत दूर तक अंदर तक भी चले जाएंगे तो पता कमर तक ही आप डूबेंगे, ज्यादा नहीं। और आपको जो जल के जीव होते हैं, मछलियां, बड़े आराम से आप उनको विचरण करते हुए जलीय जीवों को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बीच है राधानगर। इसके अलावा जो नील आइलैंड है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। वो हैवलॉक के ठीक पास में ये नील आइलैंड है ना। लोग आमतौर पे ये जानते हैं कि भारत में गोवा बहुत ही बढ़िया जगह है समुद्री तटों के लिहाज से, बीचेस के लिहाज से, या फिर नो डाउट गोवा अच्छा है, या फिर लोग केरल को अच्छा मानते हैं। लेकिन अंडमान की जो खूबसूरती है वो अनटच्ड है, अनछुआ है, बिल्कुल शांत है, निर्मल है। उष्णकटिबंधीय वन है आइलैंड्स पे, और तटों पर मैंग्रोव वन है, और मैंग्रोव वन और समुद्री तट के बीच में बालू के मैदान हैं बिछे हुए, और वास्तव में बहुत ही गजब की जगह है ये। हाँ, उसके बाद दक्षिणी अंडमान के मैंने बताया कि ये 3 द्वीप हैं, और इन तीनों द्वीपों का हाल ही में नाम बदला गया था, आप जानते होंगे। हैवलॉक आइलैंड को नाम दे दिया गया है स्वराज द्वीप, नील आइलैंड को नाम दिया गया है शहीद द्वीप, और रॉस आइलैंड को नाम दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके दक्षिण में है लिटिल अंडमान, जो कि सबसे दक्षिणी द्वीप है अंडमान का। लिटिल अंडमान के दक्षिण में है निकोबार द्वीप समूह।
निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार, है ना। कार निकोबार 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग होता है, इसलिए ये फैक्ट आपको जानना चाहिए कि कार निकोबार लिटिल अंडमान से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कार निकोबार के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं उनके नाम इस तरह से हैं। कोमोर्ता, यह है कोमोर्ता द्वीप, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके दक्षिण में कोमोर्ता द्वीप, कैचल द्वीप, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। इनका नाम आप याद कर लीजिए, कार निकोबार, कोमोर्ता, कैचल, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। इनमें से कार निकोबार और कोमोर्ता द्वीपों के बीच में यहाँ पे कीमोस की खाड़ी है, इनके बीच में है कीमोस। कभी कभी जीएस में अचानक से एक प्रश्न आ गया कि कीमोस की खाड़ी कहाँ है, नीदरलैंड में, है ना, इस तरह जापान में, अंडमान में। अब आप नहीं पढ़े तो यहीं पे समस्या हो जाती है। तो इन दोनों यानी कार निकोबार और कोमोर्ता द्वीपों के बीच में यहाँ पे कीमोस की खाड़ी है, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार के ठीक पश्चिम में कैंपबेल की खाड़ी है। कैंपबेल इसके पश्चिम में यहाँ पे कहीं होगा, मान लेना है। तो यहाँ पे कैंपबेल की खाड़ी है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। तो अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार के जब आप दक्षिण में जाएंगे तो इंडोनेशिया के द्वीप प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के ठीक दक्षिण में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप प्रारंभ हो जाता है ना। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, ठीक है। अंडमान निकोबार के बाद हम भारत के दूसरे महत्वपूर्ण द्वीप समूह के बारे में पढ़ाई करेंगे, और ये है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। प्रवाल जो होते हैं समुद्र में 2 सेंटीमीटर के आकार के जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए अपने खोल में रहते हैं। ये जीव लाखों करोड़ों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। जब प्रवाल नाम की ये जीव समुद्र में किसी जलमग्न पठार के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाते हैं, क्योंकि ये लाखों करोड़ों की संख्या में बनाते हैं, तो जब ये जलमग्न पठार के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाते हैं तो एक के ऊपर एक ये विकास करते रहते हैं, क्योंकि जब भी किसी प्रवाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना घरौदा बनाता है, और जब उसकी भी मृत्यु होती है तो उसके ऊपर तीसरा प्रवाल अपना घरौदा बनाता है। तो चूंकि लाखों करोड़ों प्रवाल इस प्रक्रिया से ऊपर तक आ जाते हैं। जीवित प्रवाल भित्ति के ऊपर रहता है और नीचे मरे हुए प्रवालों के खोल रहते हैं। इन्हीं खोलों के दबाव से बन जाती है चट्टान। तो जो चट्टान बनती है उसी को हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। तो ये जो प्रवाल होते हैं धीरे धीरे विकास करते हुए सागर सतह तक आ जाते हैं। तो जब वो सागर सतह तक आ जाते हैं तो चूंकि उनका विकास जलमग्न पठारों के ऊपर हुआ है, इसलिए ये द्वीप की भांति दिखाई देने लगते हैं। हालांकि प्रवालों और प्रवाल भित्तियों के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, उसका अध्ययन हम मुख्य परीक्षा के शीर्षक में करेंगे। यहाँ पे आप बस इतना जानिए कि लक्षद्वीप के द्वीपों का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। लक्षद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 12 डिग्री एन उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 8 से लेकर 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य इसी फैलाव में इसके लगभग 38 द्वीप हैं लक्षद्वीप के अंतर्गत। इन 38 द्वीपों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसी 32 वर्ग किलोमीटर में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बसा हुआ है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। इसकी राजधानी है कवारत्ती। इसका जो उत्तरी द्वीप समूह है ना, ये पूरा इसका उत्तरी द्वीप समूह अमीन द्वीपी कहलाता है। अमीन या अमीनी द्वीप, इसको हम अमीनी द्वीप कहते हैं सम्मिलित रूप से। जबकि जो दक्षिणी द्वीप है ये अपेक्षाकृत दूर पर स्थित है, इसे हम कहते हैं मिनिकाय। लक्षद्वीप समूह मिनिकाय जो द्वीप है वो 9 डिग्री चैनल द्वारा, जो कि 9 डिग्री अक्षांश पर है, तो 9 डिग्री चैनल द्वारा अमीन द्वीपी से अलग होता है मिनिकाय। इसका सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकाय है।
यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो केवल अगात्ती में है। जब आप मुंबई से या फिर कोच्चि से या तिरुवनंतपुरम से फ्लाइट से चलेंगे तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो अगात्ती में ही उतरेगा, कवारत्ती में नहीं उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ का एयरपोर्ट केवल अगात्ती में है। लक्षद्वीप बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जब आप लक्षद्वीप घूमने जाते हैं तो अलग अलग द्वीपों में आपको घूमना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे द्वीप बहुत छोटे छोटे हैं। उदाहरण के लिए इसका एक द्वीप देखिए इतना बड़ा है, ये हो गया एक लक्षद्वीप का द्वीप है। इसके उत्तर में एक दूसरा थोड़ा बड़ा द्वीप दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह से छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर लक्षद्वीप बना है। आप यहाँ के सभी द्वीपों को देखेंगे तो चारों तरफ आपको एक सिल्वर यानी चांदी के आकार का एक घेरा दिखाई दे रहा है। ये जो सिल्वर के आकार का घेरा है यही प्रवाल भित्तियां हैं, है ना। तो लक्षद्वीप के सभी द्वीपों के चारों तरफ प्रवाल भित्तियां घोड़े के नाल के आकार में घेरे हुए हैं। इनकी जड़ कहाँ है? इन प्रवाल भित्तियों की जड़ है अंतः जो जलमग्न चबूतरा है, जलमग्न जो पठार है, जलमग्न पठारों पर ये डेवलप हुए हैं और ऊपर तक आ गए हैं, है ना। अवसादों के जमाव से बीच का भाग भर जाता है बाद में, जिस पर नारियल के पेड़ उगे रहते हैं। ये पूरे के पूरे जो आप पेड़ देख रहे हैं ये सभी नारियल के पेड़ हैं। ऐसे ही सभी लक्षद्वीप के द्वीप हैं, है ना। हाँ, तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट है और एकमात्र हवाई अड्डा अगात्ती है। लक्षद्वीप की हालांकि कुल 38 द्वीप है, लेकिन 38 द्वीपों में से केवल 10 पर ही मानव आबादी रहती है और इसमें भी अधिकांश जनसंख्या मुस्लिमों की है। ये मुस्लिम जो है कि मालाबार तट से गए थे, है ना। केरल का जो मालाबार तट है उन्होंने ही जाकर लक्षद्वीप को बसाया है। लक्षद्वीप बहुत पुराना बसा हुआ नहीं है, आधुनिक काल में ही लक्षद्वीप को बसाया गया। खासकर जिस समय भारत में यूरोपीय कंपनियां आ रही थी उसी समय लक्षद्वीप को बसाया गया। और इसको किसने बसाया है? मालाबार तट के मुसलमानों ने बसाया है। लक्षद्वीप पर अंडमान निकोबार की भांति पुराने लोग नहीं रहते, मतलब आदिवासी जो मूल आदिवासी हैं, मूल आदिवासी समुदाय यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर केवल मालाबार तट के ही लोग पाए जाते हैं। चूंकि मालाबार तट के लोग गए हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादातर द्वीपों में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है, क्योंकि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ का केवल एकमात्र द्वीप ऐसा है मिनिकॉय जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है जो कि यहाँ की मूल भाषा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप की मूल भाषा क्या है तो यहाँ की मूल भाषा महल है और बाकी सभी द्वीपों में यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ की केवल 10 द्वीपों में ही आबादी रहती है, मुस्लिम आबादी है। यहाँ की कुल जनसंख्या इस समय तो जनगणना हो नहीं रही है, लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई थी तो यहाँ की कुल आबादी है जनगणना के अनुसार 64,500 लक्षद्वीप की आबादी है। यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो मुख्य रूप से टूना मछली पकड़ती है और उसी को बेचती है, निर्यात करती है। टूना मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये 2 मुख्य द्वीप हैं भारत के। इसके अलावा जो भारत के द्वीप हैं वो इस प्रकार हैं। संक्षेप में हम इन द्वीपों के नाम और उनके बारे में एक एक लाइन नोट करते चले जाएंगे, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, ये जो कच्छ की खाड़ी का मुहाना है इसके मुहाने पर है द्वारका द्वीप। द्वारका कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर ओखा बंदरगाह के पास, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर ओखा बंदरगाह के पास द्वारका द्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के ठीक दक्षिण में दीव है, ये भी एक द्वीप है ना। दीव फिलहाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और उसका एक अभिन्न भाग है दीव, राजधानी है दमन। तो दीव केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली का भाग है। अगला जो द्वीप है अलियाबेट। अलियाबेट द्वीप खंबात की खाड़ी के बीचों बीच है। ये मुख्य रूप से नर्मदा नदी जब बहते हुए आती है तो अलियाबेट द्वीप, नर्मदा नदी के मुहाने पर ही अलियाबेट द्वीप बसा हुआ है ना। यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार काफी अच्छी खासी मात्रा में संचित है। उसके बाद दक्षिण में यहाँ मुंबई है ना। अगर हम पश्चिमी तट को ऐसे देखें, मान लेते हैं ये मैंने गुजरात बनाया हूँ और गुजरात के बाद मैं ऐसे जा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, ऐसा है मुंबई। तो यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप के ये जो ऐसे निकला हुआ है इस द्वीप को हम कहते हैं सालसेट।
सालसेट, है ना। जब आप मुंबई जाते हैं तो वास्तव में आप सालसेट द्वीप पर चले जाते हैं, है ना। यहाँ से थाने है, थाने के बाद जब आप इधर घूमते हैं तो आप चले जाते हैं सालसेट द्वीप पर। जो मुंबई है, अंधेरी, बैंड्रा, है ना, ये सभी जगहें कहाँ पे हैं? ये सालसेट द्वीप पर ही बसे हैं। मुंबई महानगर सालसेट द्वीप पर है। इसके अलावा सालसेट द्वीप पर अन्य भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबा देवी मंदिर, हाजी अली दरगाह बहुत फेमस है वहाँ पे। इसके अलावा महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, ये सब सालसेट द्वीप पर हैं। उसके बाद यहाँ पर केरल के मालाबार तट पर एक झील है। झील का नाम है वेम्बानाड। झील का नाम है वेम्बानाड झील। वेम्बानाड झील में ही एक यहाँ पर द्वीप है। आप जब अपना ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को ओपन करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन वेलिंगटन द्वीप एक कृत्रिम झील है जो कि वेम्बानाड झील के बीचों बीच है। जो वेम्बानाड झील है वो एक कयाल है। कयाल क्या होता है? जो समुद्री भाग एकदम जमीन के अंदर घुस जाता है ना। समुद्र का ऐसा पानी जो जमीन के अंदर कटी हुई जमीन में घुस जाता है, उसी को हम कयाल कहते हैं। तो वेम्बानाड झील एक कयाल है, उसी में बीचों बीच इंसानों ने बना दिया है एक झील। ये मानव निर्मित झील है, कृत्रिम प्राकृतिक झील नहीं है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। वेलिंगटन द्वीप मानव द्वारा निर्मित द्वीप है ना। क्यों बनाया गया है? कोच्चि शहर है जो यहाँ पे वेम्बानाड झील के उत्तरी किनारे पर कोच्चि शहर है। कोच्चि शहर में आबादी बढ़ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही थी, तो कोच्चि शहर का फैलाव करने के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क का, बिल्डिंगों का, है ना, ऑफिसेस को फैलाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप बना दिया गया वेम्बानाड झील के भीतर। यानी ये कोच्चि शहर के विस्तार के रूप में इसका निर्माण किया गया है, इस द्वीप का। उसके बाद है यहाँ पर पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप के सबसे पूर्वी भाग में धनुषकोडी नाम की जगह है। धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक द्वीपों की एक श्रृंखला आगे बढ़ती है। ये द्वीपों की श्रृंखला को राम सेतु कहते हैं। ये द्वीप चूना पत्थर से बने हुए द्वीप हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यहाँ पर है पुलिकट झील। पुलिकट झील में ही स्थित है, यहाँ पर पुलिकट झील में स्थित है श्रीहरिकोटा। झील में स्थित नहीं है बल्कि झील के मुहाने पर है। इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि कैसे श्रीहरिकोटा बसा कहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट है ऐसे। तो पूर्वी तट कुछ ऐसा है, ऐसे, है ना। तो ये झील का निर्माण हो गया है। इस झील को हम कहते हैं पुलिकट। पुलिकट यानी जमीन के अंदर घुसा हुआ भाग, ये समुद्री क्षेत्र पूरा, है ना। अब इसके यहाँ पे मुहाने पर एक द्वीप बन गया है। ये इसी द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। यानी श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के बिल्कुल मुहाने पर है। और इस द्वीप का निर्माण सागरी लहरों द्वारा मलबे के जमाव से हुआ है। जब समुद्री लहरें तट पर आती हैं तो वो भी समुद्र के नीचे से ढेर सारा कभी कभी मलबा बहा कर लाती हैं। उसी मलबे के बहाव से श्रीहरिकोटा द्वीप का निर्माण हो गया है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा पर है, जो कि इसरो का एकमात्र अंतरिक्ष केंद्र है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। उसके जब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे है चिल्का झील, आप देखेंगे भुवनेश्वर के दक्षिण में, और भुवनेश्वर के उत्तर में यहाँ पर है, यहाँ पर द्वीप का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप वैतरणी नदी के या ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। ब्राह्मणी नदी, यानी इस ब्राह्मणी नदी को दो नाम देते हैं, ब्राह्मणी और या फिर वैतरणी। इसी के मुहाने पर उड़ीसा की तट रेखा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। चूंकि भारत का एकमात्र मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, भारत में मिसाइलों का यहाँ पर
प्रक्षेपण किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है देखने के लिए कि मिसाइल सफल हो रही कि नहीं। तो यहीं से मिसाइल छोड़ी जाती है और उड़ के आती है बंगाल की खाड़ी में, तो पता चल जाता है कि मिसाइल सफल है। जोरदार धमाका इधर होता है, तो हालांकि उसका धमाका ऊपर होता है और धमाका होने के बाद मलबा गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो उसका जो प्रायोगिक प्रक्षेपण किया जाता है इसी यहीं से किया जाता है। इसीलिए इस द्वीप का नाम, पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप। क्योंकि व्हीलर द्वीप से ही मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता था, इसलिए इसका नाम मिसाइल मैन के नाम पे रख दिया गया है ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। भारत बांग्लादेश की यहाँ पे सीमा है, भारत बांग्लादेश की सीमा के ठीक दक्षिण में यहाँ पर है ना, भारत बांग्लादेश सीमा के ठीक दक्षिण में यहाँ पर है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर ये भारत बांग्लादेश सीमा पर बिल्कुल स्थित है, इसलिए इस पर विवाद होता था। हालांकि ये विवाद को खत्म करते हुए बांग्लादेश ने भारत को दे दिया इसे, न्यू मूर द्वीप को। तो गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है तो बांग्लादेश में पहुंचने से पहले ही बहुत सारी वितरिकाओं में बट जाती है। वे नदियां जो तट पर पहुंचने से पहले अपनी मुख्य नदी को छोड़ देती हैं और अलग हो जाती हैं, है ना। तो जो मुख्य नदी होती है तट पर पहुंचने से पहले ही अनेक धाराओं में बट जाती है, उसी को हम वितरिका कहते हैं। जैसे गंगा नदी की एक वितरिका का नाम है हुगली, हुगली गंगा नदी की वितरिका है ना। तट पर पहुंचने से पहले ही गंगा नदी को छोड़कर अलग हो जाती है, कोलकाता से होकर गुजरती है हुगली नदी। तो गंगा नदी की एक वितरिका द्वारा न्यू मूर द्वीप का निर्माण किया गया है, क्योंकि नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से ढेर सारा अवसाद और बालू बहा कर लाती हैं, उन्हीं अवसादों से न्यू मूर द्वीप का निर्माण हुआ है। चूंकि इसका निर्माण बालू से हुआ है यानी रेत के कणों से हुआ है, इसलिए स्थिर नहीं रहता है। कभी कभी ये समुद्र के ऊपर दिखाई देता है और कभी कभी सागर की लहरों द्वारा ढहा दिया जाता है तो विलीन हो जाता है समुद्र में, और फिर नदी द्वारा मलबा लिया जाएगा तो फिर से इसका निर्माण हो जाता है। तो स्थायी द्वीप नहीं है ये, कभी बनता है कभी बिगड़ जाता है। यहाँ पर हुगली नदी के मुहाने पर हुगली नदी द्वारा भी एक द्वीप का निर्माण किया गया है, इसका नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा द्वीप यही है, गंगा सागर द्वीप।